नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 20वां दिन है और रोज की भांति हम आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तो चलिए समय की नज़ाकत को समझते हुए हम हमारे जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सिंचाई या पौधों में सिंचाई समय प्रबंधन। पौधों में सिंचाई समय का प्रबंध करना कि भाई पौधों में किस समय पे सिंचाई करनी है, कितनी मात्रा में सिंचाई करनी है। तो हम इसका एक पहलू पढ़ चुके थे कल कि पत्तियां होती हैं उनमें जल की मात्रा को माप करके भी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पौधे की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। किसके आधार पर? पौधे की जो क्रिटिकल स्टेज होती है, प्लांट की क्रांतिक जो अवस्थाएं होती हैं, उन क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई जल का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि आज एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा और प्रश्न था कि सर टमाटर का फटना, टमाटर का फटना, ठीक है, ये क्या बीमारी है, सब इसके बारे में समझाओ। तो देखिए, इसके बारे में समझने के लिए आपको पहले टमाटर को ध्यान में देखना होगा। घर में टमाटर आपके पास, मैं उसका ड्राइंग बनाने का प्रयास कर रहा हूं अभी टमाटर का, ठीक है। लगभग टमाटर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है? टमाटर। अब इसमें क्या होता है, इस टमाटर का फट जाना, इस टमाटर का फट जाना। ये टमाटर क्यों फटता है, किस कारण से फटता है और इसका जो इलाज है वो क्या है। देखिए, ये जो टमाटर फट रहा है, मैंने भैया को बताया था कि भैया जी ये एक शारीरिक विकार है। क्या है ये? शारीरिक विकार। शारीरिक विकार है जो कि किसी तत्व की कमी के कारण हो रहा है। तत्व की कमी के कारण ये रोग हो रहा है। टमाटर के फल का फटना या टमाटर का फटना एक ही बात है। तो ये एक दैहिक विकार है, फिजिकल डिसऑर्डर इसको कह सकते हैं। फिजिकल डिसऑर्डर हम इसे कह सकते हैं कि ये फिजिकल डिसऑर्डर है, ये शारीरिक एक विकार है जो कि किसी विशेष तत्व की कमी के कारण हो रहा है। तो वो तत्व कौन सा है? तो उस तत्व का नाम है दोस्तों बोरॉन। तत्व कौन सा है? वो बोरॉन जो तत्व है, इस बोरॉन तत्व की कमी से फलों का फटना, बोरॉन की कमी, बोरॉन तत्व की कमी के कारण फल फटना प्रारंभ हो जाते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि बोरॉन तत्व का कार्य क्या है। बोरॉन क्या करता है? फलों को सुदृढ़ और जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक कोशिकाएं होती हैं, उनको ज्वाइंट रखने का काम करता है, फलों का आकार निश्चित रखने का काम करता है। जैसे इस तत्व की कमी हो जाएगी तो ये तत्व क्या करेगा? फलों का फटना भी सिम्टम्स शो हो सकता है। टमाटर के अंदर विशेष तौर से, टमाटर के अंदर फलों का फटना जो है ये सिम्टम्स शो हो जाता है और इससे काफी हानि उठानी पड़ती है किसान को कि जब टमाटर फट जाएगा तो उसको कौन खरीदेगा? उसको जो हमारे दुकानदार होते हैं, दुकानदार से खरीदने वाले ग्राहक जो होते हैं, ठीक है, वो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। जब कस्टमर खरीदेगा नहीं तो इस स्थिति में क्या होगा? जैसे मान लीजिए टमाटर है, यहां से फट गया, ये जो हिस्सा है इसे क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है? इसका फटा हुआ भाग, ठीक है, ये इसका फटा हुआ भाग है। अब इस फटे हुए टमाटर को कौन खरीदेगा? हम तो नहीं खरीदेंगे। क्यों? टमाटर खराब है।
हम क्या समझेंगे कि श्रीमान जी आपका टमाटर क्या है, आपका टमाटर खराब है, और हम खराब टमाटर को क्यों खरीदें? हम खराब टमाटर को क्यों खरीदें साहब, बताइए? हम हमारा पैसा वेस्ट क्यों करें? जब हमको सही टमाटर मिल रहा है तो हम खराब टमाटर क्यों खरीदें? तो इसके लिए किसान को करना क्या चाहिए वो मैं आपको जानकारी दूंगा कि किसान को अगर बोरोन की समस्या हो रही है, टमाटर के फल फटने की समस्या हो रही है, तो आपको बोरेक्स का स्प्रे करना है। बोरेक्स कंटेंट वाली दवा जो होती है वो आपको काम में लेनी है, उसका आपको स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि बोरोन की कमी जो है वो पौधे में पूरी हो जाएगी, और जैसे ही बोरोन की कमी पूरी होती है, जैसे ही बोरोन की कमी पौधे में पूरी होती है, फल फटना बंद हो जाएगी, और फल फटना बंद हो गए तो सीधी सी बात है हमारा फल फटा हुआ होगा ही नहीं, सेफ होगा फ्रूट होल, पूरा सुडौल सही आकृति वाला फल बनेगा, और उसको कोई भी खरीदने से नहीं हिचकिचाएगा, उसको सामान्य से तय कोई भी खरीद सकता है। तो ये प्रश्न भैया ने पूछा था आज कि सर फल का फटना जो है वो क्या कारण है इसका, क्यों फटता है फल? तो देखो कई कारण हैं, कई फसल और है जिनमें भी फल फटता है, गाजर में फटता है, ठीक है। तो बोरॉन में मेजर फैक्टर है, टमाटर के अंदर बोरॉन मेजर फैक्टर है कि बोरॉन की ही प्रेजेंटेशन की एब्सेंस की वजह से, बोरॉन तत्व की एब्सेंस अर्थात अनुपस्थिति, बोरॉन तत्व की एब्सेंस की वजह से टमाटर हमारा फटता है। तो यहां तक समझ में आ गया मेरे हिसाब से, दोबारा समझाऊंगा। टमाटर का फटना एक शारीरिक विकार है, और ये एक तत्व की कमी के कारण होता है। उस तत्व की कमी जो है वो तत्व का नाम क्या है? बोरॉन। अर्थात टमाटर का फटना किसकी कमी के कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण होता है। आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरे पास दिन भर में फोन भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, हर बच्चा अलग अलग अपना व्यू रखता है। तो उस संबंध में, उस संदर्भ में क्लास में चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो क्या पता वो आप ही हो जिसके बारे में मैं चर्चा करना जा रहा हूं आगे। देखिए चर्चा ये है कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मौसम और जलवायु, मौसम एंड या वर्सेज जलवायु, ठीक है सर आपने ये दोनों जो चैप्टर हैं इनको आपने बहुत जल्दी फिनिश कर दिए, क्या इनके अंदर छोटे छोटे प्रश्न नहीं बनते क्या? छोटे छोटे प्रश्न कहां है? दूसरी बात, इसको आपने जल्द ही क्यों फिनिश कर दिया? जल्द ही पूरा क्यों कर दिया? है ना? तो ये ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं, और स्टार्टिंग से आ रहे हैं, पहली क्लास से आ रहे हैं। तो बच्चों मैं आपका एक वहम, एक गलतफहमी दूर कर देता हूं। आज हम यहाँ पे जो क्लास आपके लिए अरेंज करवा रहे हैं, पहले तो आप इस चीज को देखिए कि ये जो क्लास है ये आपके लिए वैकल्पिक सिस्टम है, अर्थात ऑप्शन में आपको अरेंज की जा रही है, विपरीत परिस्थितियों में आपके लिए लगाई जा रही है। उस स्थिति में अगर मैं आपको इनसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो लिखवाने लग जाऊंगा तो बेटे मौसम जलवायु ही हमारा एक हफ्ता खराब कर देगी, मौसम जलवायु ही एक हफ्ता खराब कर देगी। दूसरी बात, मैं लिखवा दूंगा आपके समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब उसका? मैं तो लिखवा दूंगा वन लाइन क्वेश्चन आंसर, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा तो इसलिए पहले शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे ही मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जो कॉमन चैप्टर है वो आपकी 12th बुक से संबंधित है वो, ताकि जब आप हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे तब आपको हम लिखवाना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलेगा हम आपको लिखवाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने लिखवाना शुरू इसलिए नहीं किया, जैसे ही मैं लिखवाना शुरू करूंगा आप मेरे से प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दोगे, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा उससे पहले मेरा दूसरा प्रश्न चालू हो जाएगा, दूसरे का जवाब नहीं मिलेगा उससे पहले तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है और आप समझने में असमर्थ हो जाते हो।
तो वो समस्या है, उस समस्या को समाधान करने के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने जो नया मॉडल तैयार किया है, उस मॉडल के तहत हम आपको पढ़ा रहे हैं। और वो ये मॉडल ये कहता है कि सबसे पहले बच्चों को आप मतलब समझाओ, पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दो बच्चों को, पहले थोड़ी जानकारी दो, उसके बाद जैसे ही बच्चा अपने पास आएगा फिर उससे बनने वाले क्वेश्चन आप लिखवाओ। उससे क्या होगा, बच्चे के समझ में बिल्कुल सटीक आएगा। आप जब आएंगे तो हम आपको इनसे बनने वाले समस्त टॉपिक्स जो है दोबारा से हम आपको पढ़ाएंगे और इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे। तो वो क्वेश्चन जब आप लिखोगे तब आप तुरंत आंसर दोगे। एक बार पढ़ा तुरंत आंसर, एक बार पढ़ा तुरंत आंसर। तो ये जो क्लासें हैं जो अभी अरेंज की जा रही है, ये आपको उस समय काम करेंगी, उस समय आपकी बहुत हेल्प करेंगी। चलिए, तो इस लाइन का क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि छोटे छोटे प्रश्न आपको जो लिखवा रहे हैं वो कहाँ है, हम उसको नहीं लिखवा रहे, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, इसमें जल्द ही सिलेबस पूरा क्यों करवा रहे हैं, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि इसको आपने जल्द ही पूरा क्यों कर दिया। तो इसलिए पूरा किया है कि एक बार पहले मोटा मोटा आपके समझ में आ जाए, जैसे समझ में आएगा हम आपको इनके बारे में डीपली स्टडी अर्थात गहराई से पढ़ाई करवाना शुरू कर देंगे। इनसे बनने वाले तमाम प्रश्न आपको हम हल करवाना शुरू कर देंगे। तो ये बच्चे ने एक प्रस्ताव रखा था, तो उसका भी मैंने आज जवाब दे दिया है। एक बच्चे ने सुझाव और भेजा है जो कि हमारा एक्स स्टूडेंट है, पहले हमारे पास पढ़ चुका हो, और उस बच्चे का नाम तो खैर अनाउंस मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये पर्सनली है, ठीक है। किसी बच्चे को डायरेक्टली इंडिकेट करना गलत है। तो पढ़ने में होशियार बच्चा है, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारा, और उस बच्चे ने एक सुझाव दिया है कि सर आप माइक सिस्टम यूज में लो, मार्केट में माइक आ रहे हैं, माइक सिस्टम यूज में लो। तो देखो बच्चों, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो क्लास लग रही है इसका कोई प्लानिंग नहीं थी इस क्लास लगने की कि हम आपको ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करवाएंगे। समय और हमारी दशाओं को, हमारी विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वैच्छिक आपके हित में ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन प्रारंभ किया है। और अभी लॉकडाउन की स्थिति में यह है कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। दुकान का खुलना तो बहुत दूर की बात है, दुकान तक पहुंचना बहुत दूर की बात है, हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो उस स्थिति में हम माइक सेट कहां से लेके आए, हमारे पास माइक सेट अवेलेबल नहीं है। तो जब हमारे पास माइक सेट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें, उसकी जो है नजाकत को हम देखेंगे और माइक सेट की अनुपस्थिति को हम ध्यान में रखेंगे, और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उनका हम सदुपयोग करेंगे, और सदुपयोग करते हुए हम हमारा कार्य प्रारंभ करेंगे, ठीक है। कृषि में यही कहता है, एग्रीकल्चर का एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है NRM, जिसका नाम क्या है, NRM, पूरा नाम N फॉर नेचुरल, R फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, और M फॉर मैनेजमेंट, NRM, नेचुरल यानी प्राकृतिक। ये कृषि का ही शब्द बेटे वो आपको मिलेगा आगे, इसमें चिंता बिल्कुल मत करना, आपको मिलेगा आगे। ये आर यानी रिसोर्स अर्थात संसाधन, रिसोर्सेज मींस संसाधन, फैसिलिटीज, और मैनेजमेंट यानी वही प्रबंधन जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हमें जो खेती करनी चाहिए वो कैसी करनी चाहिए, NRM बेस पे करनी चाहिए, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हुए करनी चाहिए, उनका सदुपयोग करते हुए करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि एक टर्म्स है आपके एग्रीकल्चर का ही, एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये क्या शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग अर्थात एग्रीकल्चर यानी कृषि, खेती करना, कृषि या खेती करना, क्लियर। एग्रीकल्चर यानी कृषि या खेती करना,
देन फार्मिंग, फार्मिंग वो जगह होती है, इस फार्मिंग को आप समझो फार्म के नाम से, ये फार्म है। इस फार्म में क्या होता है, इस फार्म पे पशुपालन भी होता है। क्या होता है, पशुपालन। क्लियर, पशुपालन जो होता है उसे क्या कहते हैं, फार्म। उदाहरण के तौर पे मुर्गी पालन, उदाहरण के तौर पे कौन सा पालन, मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। ये शब्द आपके जुड़े हुए हैं आपकी किताब से, जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पूरा ढंग से समझाएंगे, एक चीज को बारीकी से समझाएंगे आपको। जब ये हमारा चैप्टर आएगा तब तो हम, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, उसी से देखो, उस वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, बच्चे ने किसी और व्यू से पूछा था, लेकिन मैं उसको कृषि की भाषा में समझा रहा हूं कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का सदुपयोग करके हमें खेती करनी है, और वो ही नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अर्थात प्राकृतिक संसाधन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग में क्या होता है, खेती करना किस पे, फार्म पे। फार्म वह जगह होती है जहां पशुपालन किया जाता है, अर्थात जैसे हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री यानी मुर्गी, फार्मिंग यानी मुर्गी की खेती करना। ठीक है, मुर्गी को पालना, रियरिंग ऑफ पोल्ट्री, है पोल्ट्री को रियरिंग करना, पोल्ट्री को पालना, तो जो पालने की क्या कहलाएगा, वो पोल्ट्री फार्मिंग। तो खेती के साथ साथ पशुपालन, खेती प्लस पशुपालन मिक्स क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर फार्मिंग। एग्रीकल्चर फार्मिंग में क्या होता है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। और पशुपालन क्यों किया जाता है, क्योंकि पशुओं से मिलने वाला मल, इनसे मिलने वाली खाद हमें हमारी फसल को पोषक तत्वों का स्रोत के रूप में कार्य करती है। जो हमारी फसल है उसके लिए इनसे जो निकलने वाली खाद है वो पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में कार्य करती है, अर्थात इनसे निकलने वाली खाद को हम फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति कराने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर माइक सिस्टम खरीदो, मार्केट में है ही नहीं, दुकानें बंद पड़ी है, जब शॉप बंद हुए हैं हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, और क्लास जो कक्षाएं हैं, देखो अब तो राजस्थान गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ये नियम लागू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने अब जाके लागू किया है कि आप पिछले 5-6 दिनों से कि आप अपने बच्चों की कक्षाओं का आयोजन करें। कुछ संस्था वाले हैं जो जूम एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस एप्लीकेशन के थ्रू, जूम एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन काम में नहीं ली है, हमने पब्लिक एप्लीकेशन काम में ली है जिसका नाम है यूट्यूब। इसी वे में किसी बच्चे को जूम के बारे में पता हो नहीं हो, लेकिन अभी गवर्नमेंट का डेली इस पे न्यूज छप रही है, मैनिफेस्ट पे आज भी आया है दैनिक भास्कर में कि जूम एप्लीकेशन सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसका डेटा भी चाइना चुरा रहा है। जूम एप्लीकेशन का डेटा भी, क्यों, जो जूम एप्लीकेशन है ये चलती है चाइनीज सर्वर के थ्रू, चाइनीज जो सर्वर होता है उसके थ्रू चलती है, तो इसलिए इसका डेटा भी हैक हो रहा है, इसका डेटा भी साइबर क्राइम से हैक हो रहा है। तो साइबर क्राइम वालों ने इसके लिए कहा है कि जूम एप्लीकेशन नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है। इसलिए यूट्यूब को हमने, ये लोग अब यूट्यूब के आ रहे हैं, यूट्यूब के अंदर हमने तो यूट्यूब से आज से 20-22 दिन 25 दिन पहले ही हम यूट्यूब पे चालू हो गए। हम और से तो 20-22 दिन पहले ही हमने एडवांस काम कर लिया। गवर्नमेंट ने अब निर्देश दिया है, हमने तो हमारा निर्देश 25 मार्च से ही लागू कर दिया बच्चों के लिए कि आपको हम फ्री क्लास अरेंज करवाएंगे। गवर्नमेंट तो अब जग रही है, हम तो 25 मार्च को जग गए, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जब दुकान खुलेगी तो हम माइक सिस्टम खुद अरेंज कर लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ये जो क्लास लग रही है, ये ऐसे जगह पे अरेंज हो रही है आपके लिए जहां ईंटे की दीवार है, प्लास्टर भी नहीं है पूरा सीमेंट का, और इमरजेंसी में बोर्ड हम तुरंत तत्काल जा करके हमने अरेंज किया है, रातों रात बाहर कर बोर्ड वगैरह लेके आए हैं। तो इसलिए जो सिस्टम आपको अरेंज हो रहा है ये इमरजेंसी सेवा है, ये आपातकालीन सेवा है। और आप भी जानते हो कि आपातकालीन सेवा में केवल आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो इमरजेंसी सर्विस होती है
उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है, उस पर ध्यान दिया जाता है, सुविधाओं पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हमारी आवश्यकता है टीचिंग, हमारी आवश्यकता ये नहीं कि हमको अच्छा ब्लैक बोर्ड चाहिए, ये अच्छा ब्लैक बोर्ड, माइक सिस्टम, ये फैसिलिटी है, ये सुविधा है, लेकिन सुविधा हमारे पास नहीं है, फिर भी हम आपको आवश्यक कार्य पूरा करवा रहे हैं कि आपका मस्ट बी नेसेसरी, मस्ट बी कंपल्सरी वर्क इज टीचिंग। जो सबसे मेन कार्य है वो क्या है, पढ़ाई, स्टडी। तो ये जो हम आपको अरेंज करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एनी अदर मटेरियल इज सेकेंडरी ऑप्शन। जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो सब अदर ऑप्शन है, वो सुविधाओं में आ गई। आवश्यकता हमारी क्या है कि हमको सिर्फ पढ़ाइए। तो जैसे दुकान खुलेगी, हम मार्केट से, जैसे गवर्नमेंट हमको अलाउ करती है, हम जाके माइक सिस्टम ले आएंगे और माइक सिस्टम से आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये रहा उस दूसरे बच्चे का प्रश्न का जवाब। चलिए अब आगे चलते हैं, हम हमारे टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक था उसकी तरफ चलते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कल कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उन पौधे की पत्तियों में भी जल की मात्रा को देख करके या माप करके हम सिंचाई जल का प्रबंधन कर सकते हैं, सिंचाई जो समय होता है उसका प्रबंधन कर सकते हैं हम। अब चलिए हम पढ़ेंगे पौधे की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई जल का प्रबंधन किस प्रकार करेंगे। पौधे की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई जल का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। देखिए एक एक चीज को समझते हुए चलो, एक एक चीज को, ये चीजें आपके आएंगी, ये आपको बहुत दिक्कत पहुंचाएंगी। देखिए चलिए, अब हमारा जो थर्ड है वो है पौधे की क्रांतिक अवस्था। कौन सी अवस्था, क्रांतिक अवस्था के आधार पर, पौधे की क्रांतिक अवस्था के आधार पर सिंचाई समय प्रबंधन की व्यवस्था करना। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट का कि पौधे की जो पौधा होता है, पौधे के आधार पर हम किसको नापेंगे। तो पहला हमने पौधे की बाह्य स्थिति देख लिया, दूसरा हमने पौधे का जो था पत्तियों में जल की मात्रा को देखकर कर लिया, तीसरा था पौधे की क्रांतिक अवस्था के आधार पर। अब ये क्रांतिक अवस्था शब्द हमारा सुना हुआ शब्द है, ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। आज की हमारी क्लास इसी के ऊपर निर्भर है। चलिए तो दोस्तों आपको पढ़ना शुरू करते हैं, क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए हमारा आज का चैप्टर है कि पौधे की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई समय का प्रबंधन। हम यहां देख रहे हैं कि क्रांतिक अवस्था एक नया शब्द हमारे सामने आया है कि ये क्रांतिक अवस्था जो है, ये अवस्था क्या है, क्यों इसका नाम क्रांति है। क्रांतिक अवस्था का नाम क्यों क्रांति है, इसको समझिए कि क्रांति का अर्थ होता है, ये जो क्रांतिक अवस्था है, ये शब्द क्रांति से बना है। कहां से लिया गया है, क्रांति। क्रांति का अर्थ क्या होता है, क्रांति का अर्थ होता है जंग। ठीक है, जंग, कौन सी जंग, जंग वो जंग जहां आर पार की लड़ाई होती हो, आर या पार, अर्थात या तो जीत गए या फिर हार गए। ये आर पार की लड़ाई जो होती है, यही जंग कहलाती है। जंग, मैदानी जंग, जंग करना, आर पार की, आमने सामने की लड़ाई करना, आर पार की लड़ाई करना। आर पार का अब और सिंपल भाषा में शब्द जाइए आप, शब्दों में चलिए, कृषि के शब्दों में चलिए आप, कि पौधे में क्रांतिक अवस्था अर्थात पौधे में जंग वाली अवस्था, अर्थात पौधे में आर पार वाली अवस्था, ये वह व्यवस्था अवस्था है जिस पर अगर हमने सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई तो हमारी फसल नष्ट भी हो सकती है, फसल नष्ट भी हो सकती है, और अगर हमने सिंचाई की उपलब्धता करवा दी तो हमारी फसल हमको अधिक उपज भी दे सकती है, अधिक उपज भी हमें दे सकती है। अगर हमने पौधे के लिए क्रांतिक अवस्था अर्थात जंग वाली अवस्था पे, या हम कहें आर पार वाली स्टेज पे, अगर हमने पौधे को पानी की उपलब्धता करवा दी तो उससे क्या होगा,
उससे पौधा नष्ट हो अगर उपलब्ध करवा दी तो पौधा हमें अधिक उपज दे सकता है, और अगर हमने नष्ट पौधे को जल की उपलब्धता नहीं करवाई, पौधे को जल की उपलब्धता नहीं करवाई तो हमारी फसल नष्ट भी हो सकती है। ये इसका मतलब था। अब इसकी परिभाषाओं पे चलिए कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है, एक बार दोबारा समझ लिए। मैंने समझाया कि क्रांतिक शब्द का मतलब, क्रांतिक शब्द क्या है? क्रांतिक शब्द जो क्रांति शब्द है उसी से मिलकर बना है, उसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जंग। जंग अर्थात आर पार का युद्ध करना, अर्थात या तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, ऐसा युद्ध। तो पौधे में भी ऐसा युद्ध होता है। अगर पानी की जंग अगर स्टार्ट हो गई तो पानी अगर उपलब्ध करवा दिया तो जीत जाएंगे, और पानी उपलब्ध नहीं करवाया तो हार जाएंगे। तो ये मैदानी जंग होती है जो कि पानी को ऊपर लड़ता है पौधा जमीन से। तो इसलिए इस अवस्था का नाम क्या है? क्रांतिक अवस्था रखा गया है। तो क्रांतिक अवस्था समझ में आ गई। अब चलिए कि इसका कृषि में इसका क्या महत्व है, कृषि में इसका यूज क्यों लेते हैं इस क्रांतिक अवस्था का। चलिए जो हमारी क्रांतिक अवस्था है इसका कृषि में हम उपयोग क्यों लेते हैं, तो देखिए क्रांतिक जो अवस्था है वो ये है कि पौधे जो पौधा होता है उस पौधे की वह अवस्था जिस पर यदि पानी की कमी हो जाए तो पौधे को बहुत हानि होने लगती है, और जो पौधा होता है वो सूख जाता है। आया समझ में? दोबारा समझिए। पौधे की वह अवस्था जिस पर पानी की कमी अधिक होने लगती है, पौधे की वह अवस्था, पौधे की वह अवस्था जिस पर पानी की कमी, किसकी कमी? पानी की कमी ज्यादा हो जाए, ठीक है, और इस अवस्था पे सिंचाई करना अनिवार्य हो। सिंचाई करना क्या हो? अनिवार्य हो। ये तीन जो फॉर्मेट जो स्टेज पूरी करती है वो ही क्रांतिक अवस्था कहलाती है। तीनों फॉर्मेट। ये वो अवस्था होती है जैसे बच्चा होता है या पशु का बच्चा होता है, मनुष्य का बच्चा होता है, जानवरों का जो बच्चा होता है। हम कृषि विज्ञान के विद्यार्थी है इसलिए हम पशु से एग्जाम्पल लेंगे कि पशु का जो बच्चा होता है उस पशु के बच्चे को 6 माह तक या 3 माह तक अपनी मां का दूध पिलाने के लिए कहा जाता है कि उसे उसकी मां का दूध पिलाएं। ठीक है, क्यों? उसको मां का पहला पीला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाएं, जिसको खीस कहते हैं। क्यों? वो इसलिए कि पहला गाढ़ा दूध जो होता है उसमें प्रोटीन होते हैं, उसमें खनिज लवण होते हैं, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स विद्यमान होते हैं कि जैसे ही वो बच्चे के पेट में जाता है उस पेट में बच्चे की जो गंदगी जमा होती है उसको वो बाहर निकाल देता है। अर्थात पौधे जो बच्चा होता है उसकी आत्माएं जो होती हैं, अंदर की जो पेट की आंतें होती हैं, उन आंतों को शुद्ध कर देता है, वो साफ कर देता है, गंदगियों को बाहर निकाल देता है। और दूध माँ का लगातार इसलिए पिलाते हैं क्योंकि वो उसका बेस है, उस दूध से उसको पोषण मिल रहा है, उस दूध से उसको पोषण मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार जब बीज को बोया जाता है तो बीज को बोते समय उसकी प्राइमरी एक स्टेज ऐसी आती है, वो सबसे अनिवार्य स्टेज होती है, सबसे सहनशील होती है, सबसे डेंजर होती है। वो जो अवस्था होती है अनिवार्य अवस्था होती है, बहुत ज्यादा सहनशील होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। अगर उस अवस्था पे, उस स्टेज पे अगर हम पौधे में सिंचाई नहीं करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? पौधा सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा, पौधा मुरझा जाएगा, पौधे का विकास नहीं होगा, पौधा बड़ा ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्रांतिक अवस्था आती है ये पौधे में फसल बोने के लगभग 25 से 30 दिन, 20 से 30 दिनों के बीच में आती है, 20 से 30 दिनों के बीच में आती है। ये बात एक अलग है कि इस क्रांतिक अवस्था का नाम हर फसल में अलग अलग है। जो क्रांतिक अवस्था है
इसका नाम हर फसल में अलग अलग है। जैसे गेहूं में होती है कि गेहूं में साहब क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, सीआरआई स्टेज, शीर्ष जड़ जमते समय या क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। क्लियर? तो ये स्टेज कौन सी है, गेहूं की क्रांतिक अवस्था है। ये कौन सी स्टेज है, गेहूं की क्रांतिक अवस्था है। तो अब हम आपको समझाएंगे इस क्रांतिक अवस्था को उदाहरण देके कि ये जो गेहूं की स्टेज है सीआरआई स्टेज, इसके बारे में आपको समझाएंगे हम। इसके एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि अगर हमने इस अवस्था पे, इस क्रांतिक अवस्था पे सिंचाई नहीं की तो पौधा सूख जाएगा। इस क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या है, इस क्रांतिक अवस्था का मतलब सीधा सा है और वो ये है कि पौधे को पानी की सख्त से सख्त जरूरत है। आप कुछ भी करो लेकिन इस स्टेज पे पौधे को पानी चाहिए तो चाहिए ही, 101% पानी चाहिए इस स्टेज पे, चाहे आप कैसे भी अरेंज करो। अगर इस स्टेज पे पानी नहीं हुआ तो पौधा, चूंकि ये जो स्टेज आती है ये आती है 21 दिनों बाद, फसल बोने के 21 दिनों बाद, डेज आफ्टर सोइंग, डेज यानी दिन, आफ्टर यानी बाद, सोइंग यानी बोने के दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद। फसल बोने के 21 दिनों के बाद ये स्टेज आती है जिसका नाम है सीआरआई स्टेज। अगर इस सीआरआई स्टेज पे हमने सिंचाई नहीं की तो उससे क्या होगा, उससे होने वाला ये है कि हमारे पौधे का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो तीनों फॉर्मेट पूरे हमने किए हैं कि ये वह अवस्था है जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, इसमें पानी की जो कमी होती है सबसे ज्यादा रहती है और सिंचाई की अनिवार्यता रहती है, अर्थात सिंचाई मस्ट बी कंपल्सरी। On this stage, irrigation is must be compulsory for survive crop, for crop growth, development crop. तो पौधे का विकास करने के लिए, पौधे को सर्वाइव करने के लिए सीआरआई स्टेज पे पानी देना बहुत जरूरी है। इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं कि अगर हम इस स्टेज पे पानी नहीं देते हैं तो नुकसान क्या होता है, समझिए इसको। देखिए, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे कि जो पौधा होता है उसमें कई ऐसे तत्व रहते हैं, मौसमी तत्व, जिनकी वजह से जो होता है पौधा 30 दिन पे हाइट इतनी होनी चाहिए, 60 दिन पे इतनी होनी चाहिए, 90 दिन पे इतनी होनी चाहिए, लेकिन जलवायु फैक्टरों के कारण, मौसमी फैक्टरों के कारण वो ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए नुकसान होता है। तो वही यहाँ काम आएगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, बीज की बुआई की, गेहूं के बीज की, ठीक है, हमने बुआई कर दी 0 दिनों पे। आज हमने बुआई की तो आज हमारे दिनों की संख्या 0। उसके बाद इसमें अंकुरण हो जाएगा 3 से 4 दिनों में। जैसे अंकुरण होता है तो सबसे पहले आता है 21 दिन की स्टेज। जो पहली आएगी कितने दिन की आएगी, 21 दिन की, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेज 30 से 60 दिनों पे, तीसरी स्टेज 60 से 90 दिनों पे, चौथी 90 से 120 दिनों पे, और लास्ट में कटाई। लास्ट में क्या है, कटाई। देखिए, 21 दिनों पे इतना हो गया पौधा, 30 दिनों पे इतना हो गया पौधा हमारा, 60 दिनों पे इतना हो गया हमारा पौधा। आप इसको समझते जाना धीरे धीरे, ठीक है ना। 90 दिनों में पौधा इतना हो गया कि दिनों दिन पौधे के आकार बढ़ता जा रहा है। देखो आप, पौधे का आकार बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पे बालियां बनना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर ये हल्की हल्की बालियां और बन जाती है। यहाँ पे पूरी मैचर हो जाती है, बाली बन के सूख जाती है और उसके हम कटाई कर लेते हैं। ये बालियां बन गई, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, बालियां बन गई। ये देखिए, यहाँ पे बालियां बनना स्टार्ट हो रहा है अभी, और लगभग बालियां बन भी रही हैं।
अगर ये तो तब जाके है जब हम जितने पानी चाहिए, जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी हम दे रहे हैं, तो उस स्थिति में हम लोग बिल्कुल इजी वे में आसानी से जीरो से और कटाई तक हम जा सकते हैं, जीरो से कटाई तक हम गमन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 21 दिन पे पानी नहीं दिया, हम इस पे पानी नहीं देते हैं, तो क्या होगा, ये स्टेज आगे ट्रांसफर हो जाएगी। अर्थात 30 दिन पे पौधे ऐसे नहीं रहेंगे। 30 दिन में पौधे कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, पौधे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ पानी की कमी के कारण पौधे सूख जाएंगे। पानी की कमी के कारण पौधे क्या होंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो 60 दिनों पे पौधे का अगर ऐसे होगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बालियां नहीं बनेगी, बनेंगे तो इक्की दुक्की बनेंगे बस। ठीक है, उसके बाद इक्की दुक्की बन गई तो पकेंगी भी इक्की दुक्की, इक्की दुक्की पकेंगी बस, ज्यादा पकने वाली भी नहीं है। और जब इक्की दुक्की पकेंगी, उपज इक्की दुक्की फसल की उपज निकलेगी। तो देख लीजिए, इस स्टेज पे, इस क्रांतिक अवस्था पे सिंचाई नहीं करने का प्रभाव हमें ज्यादा नुकसान कब दे रहा है, इस उपज वाली स्टेज पे हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यहां हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा हानि हो रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बच्चों, अलग अलग फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था अलग अलग होती है। अलग अलग फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था अलग अलग होती है। कुछ फसलें होती है जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता है, और कुछ फसलें होती है जिनको कम पानी की आवश्यकता है। तो वो मैं लिखवा दूंगा अभी कि कौन कौन सी अधिक पानी वाली फसलें, कौन कौन सी कम पानी वाली फसलें हैं, जिनको अधिक पानी में उगा सकते हैं, किनको कम पानी में भी हम उगा सकते हैं। तो ये जो अपने आप को मैंने समझा है, इसका मतलब यही है कि अगर हम इस क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई नहीं करते हैं तो हमारा पौधा सूख जाएगा। इसलिए इस क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई समय का प्रबंध करना भी जरूरी है। इस क्रांतिक अवस्था के आधार पर भी हम सिंचाई समय का प्रबंधन कर सकते हैं। आया समझ में? इस क्रांतिक अवस्था के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्रांतिक अवस्था के आधार पर भी हम सिंचाई समय का प्रबंधन कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये मैंने आपको गेहूं का एग्जांपल समझाया है, एक बार दोबारा समझ लीजिए जिनके समझ में नहीं आया वो। हमने पहले बीज की बुआई की, क्या की, बीज की सोइंग। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले सीड की सोइंग की, बीज की बुआई कर ली। उसके बाद 21 दिनों पे हमने इरिगेशन हमें करना था, फर्स्ट पहली सिंचाई। ठीक है, वो हम नहीं कर पाए, हो गया। अब मतलब होने वाला क्या है, अगर हम सिंचाई नहीं करते हैं तो जहां 60 दिनों में पौधे की हाइट अच्छी होनी चाहिए वो हाइट नहीं हो पाएगी, पौधा उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में क्या होगा कि पौधे में बालियां कम बनेगी, बालियां कम बनेगी तो बालियां पकेंगी भी कम, बालियां कम पकेंगी तो बालियां कम पकेंगी तो कटाई भी कम की होगी, और जब कटाई कम की होगी तो उस स्टेज में हमें दाना अनुपात चारा क्या मिलेगा, दोनों हमें क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। दाना और चारा क्या मिलेगा, हमें कम प्राप्त होगा, इसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा फैक्टर है जो मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपके कि अगर हम इस स्टेज पे सिंचाई करते हैं, अगर इस अवस्था पे हम पौधे को पानी उपलब्ध करवाते हैं तो आसानी से हमारा पौधा आगे की भी ग्रोथ कर जाएगा। फिर हम सेकेंडरी जो ऑप्शन है उस पे हम पौधे को पानी उपलब्ध करवाएंगे, थर्ड स्टेज पे पानी उपलब्ध करवाएंगे, फोर्थ स्टेज पे पानी उपलब्ध करवाएंगे, छठी स्टेज पे पानी उपलब्ध करवाएंगे। जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, जब जब हम पौधे को पानी उपलब्ध करवाएंगे तब तब पौधे को रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो जैसे ही हम पानी उपलब्ध करवाएंगे पौधे को, चूंकि पौधे में जो कहते हैं मनुष्य में जीवित रहने का एक ही गुण है, वो है खून, और पौधे का खून क्या है, पानी। पौधे का खून क्या है, पानी। जब पौधे में खून ही नहीं होगा तो पौधा जीवित कैसे रहेगा, पौधे में पानी नहीं होगा तो पौधा जीवित कैसे रह पाएगा। तो इसलिए पानी बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर भी हम इस चीज का प्रबंधन कर सकते हैं, क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में रख करके भी हम सिंचाई समय का प्रबंधन कर सकते हैं। तो एक दो पौधों की क्रांतिक अवस्थाएं मैं आपको लिखवा देता हूं आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, ये समझाने का एक आपको मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो एक दो मैं आपको समझाने के लिए एक दो क्रांतिक अवस्थाएं पौधे की लिखवा देता हूं।
उनको आप लिख लीजिए, उतार लीजिए। बाकी जब आप आएंगे हमारे पास तब आपको हम लिखवा देंगे, ठीक है। सबसे पहली स्टेज है हमारी फर्स्ट, गेहूं। गेहूं में क्रांतिक अवस्था कौन सी आती है? CRI, CRI अवस्था होती है, ये क्रांतिक अवस्था कहलाती है बच्चों। CRI अवस्था कहलाती है, CRI अवस्था क्रांतिक अवस्था कहलाती है। दूसरा जौ, जौ में बनती है टील रिंग, ठीक है। तीसरा है मक्का, मक्का में है टासनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेज है, आपको समझने के लिए मैंने लिखवाया है। दलहनी फसलों में प्री फ्लावरिंग। चौथा, चने की बात करें, चने में क्या आएगा? प्री फ्लावरिंग। प्री फ्लावरिंग, फूल लगने से पहले, ठीक है। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं अलग अलग फसलों की। कोई विद्यार्थी उतारना चाहे तो इनको उतार सकता है, लिख सकता है। आपकी ये एग्जाम में जेट के तैयारी में बहुत काम आएंगे। और भी ऐसी अवस्थाएं हैं, मैं आपको लिखवा दूंगा जैसे ही हमें समय मिलेगा वैसे। तो इनको लिखवाने का मतलब केवल एक यही है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों, पौधे में जल की रिक्वायरमेंट अलग अलग अवस्थाओं में होती है, अलग अलग समय पे होती है। लेकिन कई अवस्थाएं ऐसी हैं, कई स्टेज ऐसी है जिन स्टेजों पर, जिन अवस्थाओं पर सिंचाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो ये सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हमने देखी कि ये पौधे की, हमने 4 पौधे एग्जाम्पल में लिए और सब 4 पौधों की हमने ये चारों क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा कि इन पौधे को इन चारों स्टेज पे पानी की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। तो इन अवस्थाओं के आधार पे भी हम सिंचाई समय का प्रबंधन कर सकते हैं, अर्थात हमें सिंचाई कितनी करनी है और कब करनी है। जैसे ये जो CRI स्टेज है, ये आती है फसल बोने के 21 दिनों बाद। कब आती है? 21 दिनों बाद। इसको तो आप जानते होंगे, शायद आपने पढ़ी होगी ये 12वीं में कि कब आती है ये आती है 21 दिनों बाद। कब आती है? 20 आफ्टर 21 डेज, 21 दिनों बाद ये अवस्था आती है। तो इस अवस्था को आप समझिए, इस अवस्था से, इस प्रकार से इन जो और जो पौधे हैं उनमें भी ऐसी अवस्थाएं आती हैं, जैसे इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। इनमें सिंचाई का निर्धारण करेंगे हम, और सिंचाई का निर्धारण के हिसाब से हम इनमें सिंचाई करेंगे। तो ये जो निर्धारण होता है सिंचाई का, वो ही हम पढ़ रहे हैं कि सिंचाई का समय प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे। तो उसमें एक टॉपिक ये था कि पौधे की क्रांतिक अवस्थाओं को देख करके भी हम सिंचाई समय का प्रबंधन कर सकते हैं, सिंचाई समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और एक जो लास्ट बच गया चौथा पॉइंट, वो था इसका कि पत्तियों का तापमान मापकर। जो पत्तियां होती है, हमने पहले जल की मात्रा मापी, अब दूसरा हमारा क्या है कि पत्तियों का तापमान मापकर। सबसे पहले मैं आपको लिखवा दूंगा, पानी वाली फसलें मैंने आपको बताई थी कि जो ये हमारी अवस्थाएं हैं, इनमें क्या है कि जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज्यादा पानी चाहते हैं, अर्थात उनके जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, उनको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए पूरे जीवन में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वो कहलाते हैं अधिक पानी वाले पौधे। और वे पौधे जिनको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात वे पौधे जो कम पानी में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सकते हैं, उन्हें हम कम पानी चाहने वाली फसल कहते हैं। तो उनके बारे में हम लिख लेते हैं, एक बार आप एग्जाम्पल लिख लो कि कम पानी चाहने वाली और अधिक पानी चाहने वाली फसलें कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले लिखो अधिक पानी चाहने वाली फसलें। सबसे पहली है अधिक, आप लिखते जाए साथ के साथ इसको, अधिक पानी चाहने वाली फसलें। अधिक पानी चाहने वाली फसलें कौन कौन सी हैं?
तो इसमें देखिए, इसमें एक जो चर्चा हुई है वो ये हुई है अधिक पानी, मोर इरिगेशन। एग्जाम्पल इसके आप लिखो, उदाहरण, यहाँ आप इसको उदाहरण लिख रहे हैं आपके साथ कि वो कौन कौन सी फसलें हैं उसको उदाहरण लिखो आप। उदाहरण देखिए, सबसे पहले गेहूं, पहले कौन सी है, गेहूं, दूसरी चावल, दूसरी कौन सी है, चावल, तीसरी गन्ना, तीसरी कौन सी है, गन्ना। ये बेटे मुख्य फसलें हैं जो ज्यादा पानी चाहती हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप इनको याद रखो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, अब आइए कम पानी चाहने वाली फसलें। कम पानी, कम पानी चाहने वाली फसलें, कम पानी चाहने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, उसमें आप लिखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल बाजरा। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, कम पानी चाहने वाली सबसे पहले बाजरा, ठीक है। उसके बाद चना, उसके बाद मूंग, फिर मोठ, समस्त दलहनी फसलें, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं ये कम पानी में हो सकती हैं, ये फसलें अधिक पानी में हो सकती हैं। तो इन फसलों को इस प्रकार से, इन फसलों का सर्वे किया जाता है, इन फसलों में सिंचाई की अवस्थाओं का इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार से इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है कि पौधे को कब कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है, यह आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे हमने पता है कि गन्ने को जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितना पानी चाहिए बेटे, 1500 से 2500 mm, और सेंटीमीटर पूछे तो 150 से 250 सेंटीमीटर। क्लियर। वहीं चावल की बात करें तो चावल को पानी कितना चाहिए, वहीं चावल की बात करें तो चावल को 900 से 2500 mm, या सेंटीमीटर बात करें तो 90 से 250 सेंटीमीटर। अब देखो आप, मैक्सिमम पानी तो बराबर आ रहा है, मैक्सिमम पानी जो है वो तो बराबर आ रहा है कि अधिकतम पानी 250 है, लेकिन ये कम, यहाँ 90 ही है, यहाँ 100 पे जा रहा है पानी, ये 1500 पे जा रहा है। देखो ये कितना जा रहा है, 1500 पे जा रहा है, यहाँ तो 90 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में पौधे को जो पानी उपलब्ध होता है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन कुल जो पानी चाहिए, कुल पूरा जीवन चक्र के लिए, तो पूरा जीवन चक्र के लिए एक जो चावल वाली फसल है उसको भी 250 सेंटीमीटर पानी चाहिए, और गन्ने वाली फसल है उसको भी 250 सेंटीमीटर पानी चाहिए। तो इस सिंचाई जल का निर्धारण, इस सिंचाई जल की मात्रा का आकलन जो किया जाता है बच्चों, वो आकलन इसी के तहत होता है, सिंचाई समय प्रबंधन के तहत। इसमें यही निर्णय किया जाता है कि कौन सी फसल में कब और कितनी मात्रा में सिंचाई करनी है और किस विधि से करनी है। अगर आप विधि चेंज करोगे तो हमारा पानी का जो लॉस है वो कम होगा। अगर आपने ओपन फ्लड इरिगेशन काम में लिया, अर्थात डायरेक्ट ही पानी को खेत में छोड़ दिया, उससे क्या होगा, पानी का लॉस ज्यादा होगा, पानी व्यर्थ ज्यादा बहेगा। उसके बाद आपने दूसरा ऑप्शन लिया, आपने लिया फव्वारा सिस्टम, उसमें पानी की बचत थोड़ी ज्यादा होगी, 40 से 50% बचत होगी आपके पौधे के लिए पानी की। लेकिन जैसे ही हम बूंद बूंद सिंचाई काम में लेते हैं तो वो 70% तक आपका पानी सेव कर देता है। कितना परसेंट, 70% सेव इरिगेशन वाटर बाय ड्रिप इरिगेशन। 70% पानी जो होता है वो सेव होता है किसके द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई विधि के द्वारा। तो पौधे को तो पानी उतना ही मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा लॉस है पानी का, जो अतिरिक्त हानि है पानी की, वो हानि कम हो रही है, वो नुकसान कम हो रहा है। तो इसका जो पढ़ने का मतलब है वो यही है कि जो हमें पानी देना है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी आवश्यकता कितनी है, और उसको उपलब्ध हम कब करवाएं, किस किस समय पे करवाएं। तो उसमें एक समय ये भी है कि इस जो स्टेज है, इन स्टेजों में एक अवस्था ये भी आती है कि पौधे को क्रांतिक अवस्था में भी पानी की उपलब्धता चाहिए। पौधे में एक अवस्था क्रांतिक अवस्था भी आती है, अर्थात इस अवस्था में पौधे को पानी अधिकतम मात्रा में चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा आज का चैप्टर। ये लगभग ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक, पौधे की इरिगेशन स्टेज वाला चैप्टर जो है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस से मैं रिवाइज कर देता हूं
कि जो हमने पौधे की जो क्रॉप थी वो दो भागों में बांटा है, अधिक पानी चाहने वाली, कम पानी चाहने वाली। अधिक वाली हमने लिख दी है यहाँ, गेहूं चावल गन्ना, ठीक है। कम पानी चाहने वाली बाजरा चना, अर्थात सभी दलहनी फसलें जो कम पानी में पैदा होती हैं, खरीफ में पैदा होती है दलहनी फसलें। हाँ, चना जो रबी में होता है, चने की फसल रबी में होती है, इसलिए चना भी है, कम पानी में पैदा होता है चना भी। तो ये जो स्टेज है इनको कम पानी में पैदा होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है इनको, और कम पानी में इनको हम उगा सकते हैं। तो ये दो हमारे व्यू थे, दो हमारे पहलू थे जिनके बारे में हमने अभी स्टडी पूरी की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो आप अपना व्यू, आप अपना पक्ष, आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इनसे संबंधित कोई भी समझ में नहीं आया हो तो, और धैर्य बना के रखें। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि सर हमारी क्लास कब से लागू होगी, तो बच्चों उसका जवाब यही है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राजस्थान सरकार हमें निर्देश दे देती है कोचिंग संस्थान खोलने का, हम उसी ही दिन से कोचिंग संस्थान आपके लिए खोल देंगे, पूरी सावधानी के साथ। पूरी सावधानी के साथ आपके लिए कोचिंग संस्थान के द्वार खुल जाएंगे। अभी बंद इसलिए है क्योंकि अभी बहुत बड़ी महामारी एपिडेमिक डिजीज इज कॉल्ड कोविड-19। तो जो एक महामारी रोग है जिसको कोरोना वायरस 19 के नाम से जाना गया है, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनके खड़ा हुआ है हमारे सामने। तो आपको डरना नहीं है, आपको उसका मुकाबला करना है। रही बात आपकी परीक्षा की, तो कई बच्चों ने मेरे से पूछा था, मैं फिर आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि आपके फॉर्म 23 मई तक तो ऑनलाइन हो रहे हैं, अर्थात 23 मई तक तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी एग्जाम लगेगी। तो 23 मई के बाद कम से भी कम आपको समय चाहिए, वो चाहिए कम से कम 45 से 50 दिन का समय आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपका 45 से 50 समय अगर आप रिकॉर्ड करोगे, इसका मतलब जुलाई का फर्स्ट वीक गया। आपकी एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले तो किसी भी सूरत में नहीं लग सकती। हाँ, जून के लास्ट वीक में जरूर लग सकती है, जून के एंडिंग टाइम पे जरूर लग सकती है, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक तक लग जाएगी। अगर जुलाई में भी लेट होती है तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो चाहते ही यही है कि एग्जाम लेट लगे, परीक्षा का आयोजन लेट हो, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, परीक्षा लेट ही लगेगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि सर अगर हमारी परीक्षा जून में लगेगी, जून की बजाय अगर जुलाई में लग रही है, जून की बजाय जुलाई में लग रही है, तो हमको कॉलेज कब मिलेगा? अगस्त में। जी ऑफ कोर्स अगस्त में मिलेगी, इसमें क्या बुराई है? वैसे भी आप जानते हो कि क्लास 15 अगस्त के बाद चालू होती है, कॉलेजों की कक्षाएं जो होती हैं 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होती है, तो आपको जब तक कॉलेज मिल जाएगी। दूसरी बात, जिनके दिमाग में ये वहम है कि सर फिर एग्जाम जो सेशन है वो जल्दी कंप्लीट कैसे होगा, तो बेटो आपके मैं एक बात बता दूं कि आपकी कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में भी एक परीक्षा के फॉर्म से स्टार्ट ही होंगे, जिसका नाम है वेटनरी पशु चिकित्सक। जो फॉर्म है वो आपके अगस्त सितंबर के आसपास स्टार्ट होते हैं, तो वो तो उस समय स्टार्ट ही होंगे। अब आपके हिसाब से तो वो जो सेशन है वो तो अगले साल अगस्त सितंबर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मई में कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे ही एडमिशन की शेड्यूल है, एडमिशन शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आपका टाइम, जो आपका वर्क है, आपका जो काम है वो टाइम से ही पूरा होगा, ड्यू डेट भी पूरा होगा, ड्यू टाइम भी पूरा होगा। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अडिग रहना है और क्लासें लिखती रहनी है। दूसरी बात, केमिस्ट्री क्लास आपको मिल रही है। केमिस्ट्री की क्लास में अगर कोई विद्यार्थी कोई सुझाव देना चाहता है कि केमिस्ट्री क्लास में सर हमें ये समस्या है, हमें वो समस्या है, आप कह सकते हो, आप अपनी समस्याओं को रख सकते हो। उसके लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो आप केमिस्ट्री क्लास प्रॉपर लें, एग्रीकल्चर की प्रॉपर लें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों कि आप क्लास लीजिए, क्योंकि एक सिद्धांत है, कर भला तो हो भला, इस पे आपको चलना है। अगर हम भला करेंगे तो भला हमारा ही होगा। तो दोस्तों आज इसी के साथ मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा। कल फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हमारी क्लास में बने रहिए। अगर आपने हमारी क्लास पहली बार ली है तो आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।